तो आज है अपना सेकंड लेक्चर वेक्टर का। आई होप आपने जो पुराना पहला लेक्चर है वो देखा होगा, उसमें अपन ने बेसिक चीजें कवर की थी। अब जैसे मैं थोड़ा सा आप 1-2 मिनट अपन पुराना सीख लेते हैं, अपन ने डिस्कस क्या किया था। तो कोई भी वेक्टर होता है, जैसे ए वेक्टर हुआ यहाँ पे, ए वेक्टर इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस, या फिर a1 a2 ले लेते हैं इसको, वो ज्यादा बेहतर है, a1 a2 और a3 k कैप। तो ये ए वेक्टर हुआ यहाँ पे। तो ये जो a1 a2 a3 है ना, इनको अपन बोलते क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ये इसके। और ये क्या है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, है ना। ये अपन ने डीप में अच्छे से समझा था। सिमिलरली a2 और a3 की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, वो कितने हैं इसके, a1 a2 और a3, है ना। इस टाइप से भी डायरेक्शन को अपन एरो करके इस टाइप से भी लिखते हैं, 3D में ही ज्यादा आएगा इस टाइप का, या फिर अपनी जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, ये हुआ। बट अगर मैं मॉडुलस से डिवाइड कर दूंगा ना यहाँ पे, तो देखो मॉडुलस से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो a वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a1 अपॉन a वेक्टर का मॉडुलस, है ना, i के, प्लस a2 j कैप अपॉन a वेक्टर का मॉडुलस, प्लस a3 k कैप अपॉन a वेक्टर का मॉडुलस। ये भी क्या, a वेक्टर का मॉडुलस। तो अभी ये किस में चेंज हो गया है, ये अपना हो गया, ये तो क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ या फिर डायरेक्शन रेशियोज, है ना, DRS मतलब डायरेक्शन रेशियोज। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, है ना। ये यूनिक वैल्यू है, ये रेशो है, प्रोपोर्शनल है, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है डायरेक्शन रेशियोज की, बट डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होते हैं। अब ये L होगा, ये क्या होगा, ये M होगा, और ये क्या हो जाता है, ये N हो जाता है। अब ये किस में चेंज हो गया, यूनिट वेक्टर में। तो अगर जैसे आपने यूनिट वेक्टर में चेंज किया ना किसी भी वेक्टर को, तो इधर i कैप j कैप k कैप के साथ आपको क्या मिलेंगे, उसके डायरेक्शन कोसाइन मिलते हैं। ये L M और N जैसा बिहेव करते हैं। समझ आया होगा आपको बेसिक। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने अच्छे से सीखा था कि डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। अगर ये देखो, ये बात दिमाग में क्लियर रखना है एकदम। डायरेक्शन कोसाइन क्या करता है, डायरेक्शन कोसाइन भी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। किसी डायरेक्शन कोसाइन शो करता है, डायरेक्शन रेशियो नहीं करता, क्या नहीं, डायरेक्शन रेशियो भी तो करता है ना। जैसे अभी किसी की डायरेक्शन ये है, तो इसको अगर आपने बड़ा शो कर दिया तो वो भी तो डायरेक्शन सेम ही रहेगी ना। जो एंगल है अपना, जैसे ये 30 डिग्री है, तो ये भी तो 30 डिग्री होता है, ये भी तो 30 डिग्री होगा, ये पूरा क्या है होगा, 30 डिग्री होगा। तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। कोई एक डायरेक्शन है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो वो डायरेक्शन रेशियोज हो गए। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अपन ने पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब समझा था। पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे अगर a वेक्टर ये हुआ और b वेक्टर अगर सपोज कर लेते हैं अपन b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप है, तो यहाँ पे a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो a वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा b वेक्टर, ऐसा होगा। ये मैंने लिखवाया था आपको, याद रखना। देखो ये रिजल्ट होता है, कोलिनियर की जगह पैरेलल हो तो पैरेलल में भी ऐसा ही होता है, a वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा b वेक्टर। सर ऐसा ही लिखोगे क्या, ऐसा नहीं हो सकता क्या, b वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा a वेक्टर, ये कोई गलत हो जाएगा, नहीं, ये भी सेम ही रहेगा। आपको ऐसा लिखना हो तो ऐसे लिख देना। ये हुआ। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने a की वैल्यू पुट कर देता हूँ और b की वैल्यू पुट कर देता हूँ। जब आप एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो क्या फील करोगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इक्वल्स टू लैम्डा इंटू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ऐसे तो होगा। अब लैम्डा की वैल्यू कंपेयर करोगे, जैसे i कैप के साथ कंपेयर करोगे, j कैप के साथ होगा, और k कैप के साथ कंपेयर करोगे, तो लैम्डा की वैल्यू a1 अपॉन a2 या फिर b1 अपॉन b1 या फिर a2 अपॉन b2 या फिर a3 अपॉन b3, यही निकल के आती है, ठीक है। तो कैसे भी आप निकाल सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये तो था पुराना ज्ञान जो अपन ने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत सीखा था, क्योंकि बेसिक वेक्टर की नॉलेज आपको देखो होनी चाहिए। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर के यूनिक वैल्यूज होती हैं जो उसकी डायरेक्शन को शो करती है। बट अपन को पता है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है ना, एलिमेंट क्या होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक होती है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अपन ने डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज को लेके आए बीच में, जिससे अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है।
पुराना क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो टाइटल है वो आता है अपने पास ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, है ना, वेक्टर एडिशन। जो जैसे जो अपने पास दो वेक्टर हो गई, ये हो गया अपने पास ए वेक्टर और ये जा रहा है अपने पास इधर बी वेक्टर, तो ये क्या होगा इन दोनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। इन दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट होती है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी वेक्टर, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। 3 पॉइंट मैंने बनाए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ये क्या है, ये ए सी है, सी ए नहीं लिखोगे इसको, डायरेक्शन देखो, एरो ध्यान देना है, ये मैंने यहाँ एरो लगाया हुआ है या फिर इधर लगा दूंगा मैं, तो ये ए से बी की तरफ जा रहा है, ये बी से सी की तरफ जा रहा है, ये ए से सी की तरफ जा रहा है, तो ऐसा लिखोगे इक्वल्स टू ए सी लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना। तो ये अपने पास वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन या फिर हाँ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन हो गया अपने पास ये। और इसमें देखो एक माइनस बी होता है, तो वो भी मैं एक बार डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ। जैसे ये ए बी सी आपको समझ आ गया होगा, तो अपन फिर से बना देते हैं। जैसे ये सपोज करो ये ए वेक्टर हुआ अपने पास, ठीक है, ये यहाँ पे अपने पास ये है अपने पास बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हुआ, क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इसकी रिजल्टेंट इधर है। बी की डायरेक्शन ये है, तो अगर मैंने इसको इधर भेज दिया उतना ही नीचे, तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, चेंज हो गई। देखो ध्यान रखना, अगर जैसे मैंने यहाँ पे ए बी वेक्टर है, तो अगर मैं इसको बी ए वेक्टर लिखूंगा ना, तो मेरे को माइनस बाहर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। पहले डायरेक्शन ए से बी की तरफ थी, अभी डायरेक्शन बी से ए की तरफ हो गई है, ठीक है। तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अब देखो ये जो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो एक ट्रायंगल क्या है, इधर भी तो बन रहा है ना। अब ये देखो ये ऐसे जा रहा है, फिर इधर एरो फिर इधर एरो, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा कि ये इस साइड जाएगा, इनके अपोजिट डायरेक्शन में। और ये ध्यान रखना, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन में अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है जो रिजल्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे ए बी, पर इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे नहीं है, तो ये क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये भी ध्यान रखना, इधर ये जो है ना, कभी कभी ए वेक्टर माइनस, जैसे वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफी फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है जो पहला क्वेश्चन है, तो ये इसी पे बेस्ड है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इस साइड होगा कहीं पे के, और एक दो चीजें और होती है इसमें। जैसे देखो ये बी वेक्टर इधर था, तो इसको मैंने माइनस बी वेक्टर लिख दिया, ये समझ आ गया होगा आपको। मुद्दे की बात बताओ सर, इसमें ध्यान क्या रखना है, तो देखो ध्यान क्या रखना, इस ए सी को इधर लेके आया मैं, मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस का ए सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जैसा मैंने बोला, अगर मैंने ए को सी में कन्वर्ट कर दिया तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0 होगा, किसी भी तीन, है ना, ट्राइंगल में हो रहा है या फिर क्वाड्रिलेटरल में हो रहा है ना, तो भी ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे देखो ये बी से बी कनेक्टेड है, सेम है, यहाँ पे सी से सी ए सेम है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, नहीं तो ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का रिजल्ट हो गया, बाकी उससे ये अपना ये रिजल्ट निकल के आया, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कि सर 4 क्वाड्रिलेटरल हो, तो क्वाड्रिलेटरल में भी होगा, मतलब अगर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर, है ना, पूरा ए से चालू होकर वापस ए पे खत्म हो रहा है ना, और यहाँ पे बी बी सी सी डी डी ऐसा आ रहा है, तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, 0, सीधा रिजल्ट है। ट्रायंगल में जैसे जैसे प्रूफ हुआ वैसा वैसा क्वाड्रिलेटरल में प्रूफ होगा। तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये जो दोनों है ये रिजल्ट है। समझ आ गया होगा आपको किस टाइप से प्रूफ हुआ। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या होगा, जो पैरेललोग्राम है इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या है अपने पास, देखो एक पैरेललोग्राम मेरे को बनाना है, तो इसमें देखो डायग्राम अच्छे से समझ लेना, बाकी लिखने जैसा कुछ नहीं है, लिखवाने जैसा कुछ नहीं। देखो इसमें ये आपको पता होना चाहिए, अब आई थिंक ये 11th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ये भी आपको पता है, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी आपको अच्छे से आता है। बस इसमें ये नया रिजल्ट होगा आपके लिए, ये ध्यान रखना। इसमें भी क्या है, रिजल्टेंट जो है ना, एक जो प्रिंसिपल डायगोनल है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उधर रिजल्टेंट होता है, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दूसरा रिजल्टेंट होता है। तो जैसे ये ए वेक्टर हुआ कोई भी, और ये क्या हुआ, ये हुआ अपने पास बी वेक्टर इधर जा रहा है।
बी वेक्टर फ्री वेक्टर है तो बी वेक्टर को ही मैं उठा के इधर लिख रहा हूं, है ना, तभी तो पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये अपने पास बी वेक्टर हुआ, समझ रहे हो। और ये ए वेक्टर को उठा के मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो ये अपने पास इस सेम डायरेक्शन में, तो ये फ्री वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर हुआ। तो ये अपने पास पैरेललोग्राम बन गया। इसमें बस दो ही वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट तो देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकल के आता है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब जो दूसरा रिजल्टेंट होता है ना, ये वाला डायगोनल, ये क्या होता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोलते हैं इसको, पर वो आया कैसे तो वो भी समझ लो अच्छे से। यहाँ पे ये क्या होता है, ये हो गया अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। अब जैसा मैंने आपको बोला था, अगर मैं इसको नीचे शिफ्ट कर दूंगा ऐसे, जैसे ये बी वेक्टर ऊपर जा रहा है, मैंने इसको ऐसे बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये माइनस का बी वेक्टर हुआ, है ना, ये होगा अपने पास माइनस का बी वेक्टर। अब देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ट्रायंगुलर लॉ से, है ना, ये ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, तभी तो नेगेटिव होगा ना। इसकी डायरेक्शन इधर है बी की, बाकी माइनस बी की डायरेक्शन इधर होगी, तो ये माइनस बी है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, ये क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, फिर इधर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, उसकी डायरेक्शन इधर ही होगी, इन दोनों के अपोजिट में आके मिलेगा वो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मिला आपको, देखो ये ऐसा इधर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। तो इसी को, ये जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आया ना अपने पास यहाँ पे, इसी को मैं उठा के पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, है ना। एग्जैक्टली निकलता ये ऐसा है, बाकी अपन डायग्राम में क्या है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा देते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो बुक्स में आपको बस यही बना हुआ मिलता है, जैसे पैरेललोग्राम बना दिया, ये क्या हो जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये है अपने पास ए वेक्टर और ये है अपने पास बी वेक्टर, ठीक है। तो बुक्स में ऐसा ही बना हुआ रहता है। अब आपको समझ आ गया वो किस टाइप से हुआ। तो ये था अपने पास वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। देखो 3 क्वेश्चन बेसिक से लिखे हुए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, उसका दोनों का सम भी क्या है, यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो 2 यूनिट वेक्टर है, सपोज करो ये अपने पास पहली वेक्टर हुई ए वेक्टर और ये अपने पास दूसरी वेक्टर हुई, ये हुई अपने पास दूसरी वेक्टर, सपोज करो ये बी वेक्टर हुई, ठीक है। तो ये पहली वेक्टर है, एक ये इधर जा रहा है और ये दूसरा है ये इधर जा रहा है। तो दोनों का देखो, मैं अब यहाँ पे वेक्टर नहीं यूज कर रहा हूँ, दोनों यूनिट वेक्टर है। क्या बोल रहा है वो, इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो मैं कैप लगा देता हूं यहाँ पे, ये क्या है, ए कैप और वो क्या हो गया अपने पास बी कैप। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, अभी ट्रायंगुलर लॉ से देखा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, कितना होगा, ए कैप प्लस बी कैप, ये तो होगा। अब इन ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है और इन दोनों का सम भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो ये भी क्या निकल के आया, यूनिट वेक्टर निकल के आया। तो मतलब ये ट्राइंगल बना, ये वाली साइड भी 1 है, ये वाली साइड भी 1 है, ये वाली साइड भी 1 है, मतलब कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है सर। इक्विलैटरल ट्राइंगल का सारा इंटीरियर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, तो देखो डायरेक्शन से निकालोगे एंगल। अब ये इन दोनों के बीच का एंगल नहीं होगा, नहीं, क्योंकि देखो ए वेक्टर इधर जा रहा है और बी वेक्टर इधर ऊपर जा रहा है, ये तो इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला है, ये इन दोनों के बीच का एंगल नहीं है। तो यहाँ पे देखो वेक्टर का एंगल कितना होगा, ये पूरा 180 है, 180 में से 60 गया तो कितना बचा, 120 डिग्री, तो एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। कैसे समझ नहीं आया तो डायग्राम फिर से देख लो एक बार, बड़ा डायग्राम बना देते हैं अपन। ये अपने पास इधर जा रहा है ये ए वेक्टर, दिस इज अवर बी वेक्टर, दिस इज अवर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये भी यूनिट, ये भी यूनिट, ये भी यूनिट वेक्टर है, तीनों का मॉडुलस सेम है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, तो ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60। बट देखो जैसे ये ए वेक्टर है, इसको मैंने फर्दर आगे ड्रॉ कर दिया, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला कहलाएगा, जो कि होगा 120 डिग्री।
तो पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस देयर डिफरेंस, उन दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड भी बताओ, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस बताओ क्या होगा। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो बी वेक्टर का नेगेटिव चाहिए तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यही होगा माइनस का बी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑब्वियसली ये वाला होगा। अब ये भी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन में देखा था, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है ना। लेंथ शो करेंगे तो मॉडुलस अपन निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाली लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर ओनली लेंथ की बात करेंगे ना, डायरेक्शन नहीं, ओनली लेंथ, तो कितनी हो जाएगी, बी वेक्टर का मॉडुलस। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, बी वेक्टर का मॉडुलस। और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस। अब यही इसने पूछा है, उन दोनों के डिफरेंस का मॉडुलस बताओ क्या होगा, तो ये भी पूछा है क्वेश्चन में। अब देखो ये 120 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब ये यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, तो माइनस बी वेक्टर भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर ही होगा ना। कि सर कैसे होगा, तो देखो बी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है ना, तो माइनस का बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर ही होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या शो करता है, उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन थोड़ा ना मैग्नीट्यूड को इफेक्ट करता है। तो मैग्नीट्यूड तो अभी भी कितना होगा, इसका 1 ही होगा। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, सेम है, 1 और 1। तो अगर इन दोनों के सामने वाले एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, पता है अपन को। तो ये इस पूरे बड़े वाले एंगल ने 120 ले लिया, बचा कितना, 60 बचा, तो आधा इसके पास और आधा इसके पास, क्योंकि सेम होना चाहिए। तो ये भी 30 और ये भी 30। अब यहाँ पे तो पूरा 90 बन गया, 60 + 30 क्या हो गया, पूरा 90 बन गया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बस क्वेश्चन हो गया अपना सॉल्व। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, मतलब ऐसा, ये तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों को तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, बट अभी जरूर नजर आ गया होगा आपको कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, बी का मॉडुलस प्लस बी का मॉडुलस, मतलब 2b का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 2 है ना, क्योंकि b एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस 1 होगा। और ये वाली जो साइड है इसकी, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस मतलब 1 हो जाएगी। और ये कितना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस। ये इसकी वैल्यू अपन को नहीं पता क्या है, पर अपन को क्या पता है, अब ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के जस्ट सामने वाला एंगल 30 है, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के जस्ट सामने वाला एंगल कितना है, 60। तो माइनस बी वेक्टर के जस्ट सामने वाला एंगल, तो ये 60 डिग्री है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस बताना है ना, लेंथ को मॉडुलस ही शो करता है अपना यहाँ पे वेक्टर में। आप ओनली ये मॉडुलस नहीं लगाओगे ना तो फिर वो लेंथ को शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, थीटा के जैसे सामने वाला परपेंडिकुलर, तो sin 60 अप्लाई कर देता हूँ। sin 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। √3/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना होगा यहाँ पे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस। हाइपोटेन्यूज कितनी है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू √3। बस ये आंसर आ गया। वैसे अपन यहाँ पे भी तो निकाल सकते थे ना, क्या अपन इतना टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि ये देखो हाइपोटेन्यूज 2 है और ये बेस 1 है, तो ये लेंथ अपने आप √3 हो जाएगी ना, √4 - 1 अपने आप √3 हो जाएगी। तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधा भी आ जाता था। तो पर देखो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ हो ना तो टाइम लगता है इसमें, बढ़िया क्वेश्चन है ये, सभी के नोट्स में होता है, तो ध्यान रखना। काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सिंपल सा और बढ़िया क्वेश्चन था, समझ भी आया होगा आपको। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, तो 3 पॉइंट है, पहला ए वेक्टर ले लो 1 A B, दूसरा B पॉइंट ले लो A2 और B, तीसरा C पॉइंट ले लो A B और 3, ये 3 पॉइंट है। इफ 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स दिस, तीनों के पोजीशन वेक्टर्स ये है ना, मैंने उनको A B C मान लिया है। क्या है, कोलिनियर है, तो A प्लस B की वैल्यू बताओ, एक ही लाइन पे है, तो मैंने क्या किया, ये A ले लिया, ये B ले लिया और ये C ले लिया। कोलिनियर है तो अपन क्या यूज करेंगे, AB इक्वल्स टू लैम्डा BC, बस अप्लाई कर दो। पोजीशन वेक्टर निकालना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, B - A करेंगे, यहाँ पे C - B करेंगे, है ना, वेक्टर्स है ना, पोजीशन वेक्टर्स सीखा था लास्ट लेक्चर में। तो B - A करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे B - A मतलब A - 1 इंटू आई कैप प्लस B - A कर रहे हैं अपन 2 - A इंटू जे के प्लस B - B 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। लैम्डा इंटू C - B, तो C - B इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो A से A कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है।
b माइनस 2 जे कैप होगा और 3 माइनस बी के कैप होगा। ठीक है, ये निकल के आया। आप कंपेयर करो तो इधर के कैप इधर है क्या, इधर के कैप नहीं है बट इधर के कैप आ रहा है, तो इधर का के कैप का कोएफिशिएंट कितना 0, इधर के कैप का कोएफिशिएंट कितना लैम्डा इंटू 3 माइनस बी। लैम्डा इक्वल टू 0 मतलब बी इक्वल टू कितना आ गया 3, बी की वैल्यू आ गई। इधर आई कैप है, जे कैप है, के कैप अपन ने कर लिया। इधर आई कैप है बट इधर आई कैप नहीं है, तो आई कैप के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो। तो इधर आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है a माइनस 1, इधर आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 0 है ही नहीं, तो a कितना आ गया अपने पास 1, a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 3 आ गया। पूछा क्या था क्वेश्चन में, a प्लस बी की वैल्यू पूछी थी, तो a प्लस बी इक्वल टू 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, वो भी सिंपल और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूं। इफ ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर सच दैट एवरी पेयर इज नॉन कोलिनियर, मतलब आपस में वो क्या है नॉन कोलिनियर है। ए वेक्टर बी वेक्टर भी नॉन कोलिनियर है, बी वेक्टर सी वेक्टर भी नॉन कोलिनियर है, सी वेक्टर ए वेक्टर भी क्या है नॉन कोलिनियर है। तो ए बी सी तीन ऐसे वेक्टर हैं जो आपस में नॉन कोलिनियर है। आपस में जो कोई सा भी पेयर ले लो इनमें से हमेशा क्या होगा नॉन कोलिनियर होगा। समझ आया ये बात। अब क्या है दूसरा, एंड बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आर कोलिनियर टू सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। मतलब क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोलिनियर टू किसके हैं सी वेक्टर के हैं। सिमिलरली बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कोलिनियर है, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर के कोलिनियर है। ठीक है, ये आया। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी और आसान क्वेश्चन है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों आपस में नॉन कोलिनियर है ना, पहला स्टेटमेंट ये था। दूसरा क्या बोला था उसने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोलिनियर है सी के। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर होगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा, या लैम्डा की जगह म्यू ले लो, अभी म्यू ए वेक्टर होगा, है ना, दोनों कोलिनियर है तो ये रिलेशन होगा ही सही। नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ए से कैंसिल आउट हुआ, बी माइनस सी आएगा इधर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा सी वेक्टर माइनस म्यू ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, बी और सी था यहाँ पे, तो यहाँ पे बी वेक्टर और सी वेक्टर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ना, सब्ट्रैक्ट करने पे बी से बी कैंसिल आउट हो रहा है, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर आएगा और इधर क्या आएगा लैम्डा सी वेक्टर माइनस म्यू ए वेक्टर। सभी को उधर लेके आओ, क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आते कितना बचेगा 1 प्लस म्यू प्लस माइनस का सी वेक्टर कॉमन आते कितना बचेगा 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। मतलब ए वेक्टर इंटू 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू सी वेक्टर इंटू 1 प्लस लैम्डा, ऐसा हो रहा है। मतलब ए वेक्टर इंटू 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू सी वेक्टर इंटू 1 प्लस लैम्डा, ऐसा अपन ने निकाला है यहाँ पे। अब देखो क्या बोला था उसने, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर तीनों आपस में नॉन कोलिनियर है, बट ये जो रिलेशन आ रहा है ना ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, ए वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर इंटू यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस म्यू, ऐसा इसको नया कांस्टेंट सपोज कर लो के, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू के सी वेक्टर। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या है कोलिनियर। बाकी क्वेश्चन में उसने क्या बोला, वो तो कोलिनियर है ही नहीं, कोई भी पेयर ले लो आप वो कोलिनियर है ही नहीं। समझ आया। तो मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कब नहीं होगा, ऐसा तब नहीं होगा जब 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू भी 0 हो जाए और 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू भी 0 हो जाए। मतलब ये भी 0 और ये भी 0, मतलब 0 इक्वल्स टू 0, मतलब ये वाला रिलेशन ही नहीं निकल के आएगा। तो जब ये दोनों 0 होंगे ना तभी ऐसा पॉसिबल है। मतलब म्यू इक्वल्स टू भी कितना हो गया -1, लैम्डा इक्वल्स टू भी कितना हो गया -1। ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। यही तो पूछा था, प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। किसी में भी पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो या म्यू की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई अपने पास 0। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी आसान सा और सिंपल क्वेश्चन था। बाकी एक बार सॉल्व किया हुआ होना चाहिए आपसे, तभी ये एक बार आपसे एग्जाम में बनेगा, अदरवाइज आपको छोड़ना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इसके बाद ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो अपना। मैं एक एक पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला क्या है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूलाज यहाँ पे भी यूज होंगे। मतलब जो बेसिक कोऑर्डिनेट है ना वो अपनी यहाँ पे भी यूज होगी। थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट पे बेस्ड भी वेक्टर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वजह से अपन ये सारा एक बार देख रहे हैं। इंटरनल डिवीजन, अब देखो इंटरनल डिवीजन में अपने पास होता क्या था, है ना, ये अपनी एक्सप्लेनेशन विंडो है, इधर तो देखना अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटरनल डिवीजन का वही, जैसे ये एक पॉइंट हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। पर यहाँ पे देखो वेक्टर की बात करेंगे अपन, तो ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में होता है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो सपोज करो ये ओरिजिन हो गया अपने पास, तो ये ए 0, 0, 0 हुआ, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हुआ, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर हुआ, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर हुआ। अक्सर कैसे निकालते हैं, वही सब्ट्रैक्ट करके 0 माइनस जो भी ए के कोऑर्डिनेट्स हो, 0 माइनस जो भी सी के कोऑर्डिनेट्स हो, बी के कोऑर्डिनेट्स हो, ये अपन ने सीखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक ए वेक्टर भी लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है सी के, यहाँ पे मैं छोटा सा सी वेक्टर भी लिखूंगा, बी के पास में छोटा सा बी वेक्टर भी लिखूंगा। समझ आ गया आपको मैं क्यों लिख रहा हूं। सी जो है ए और बी को इंटरनल सेक्शन में डिवाइड करता है। ए से सी तक की दूरी m है, रेशो m है, और ये वाला रेशो n है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे, तो वही जो अपन यूज करते, देखो सी वेक्टर इक्वल्स टू m इंटू बी वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर यूज करेंगे, वहां पे कोऑर्डिनेट x और y का कोफिशिएंट अपन यूज करते थे, जो x और y अपन को कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो वही तो यूज करते थे। यहाँ पे अपन वेक्टर यूज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, m b वेक्टर प्लस n c n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। बस वही तो यूज किया है वहां पे, देखो वहां पे वही है, कुछ अलग नहीं है। कि सर हमको तो फिर भी समझ में नहीं आया, तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं देखो मिड पॉइंट में क्या होगा, m और n 1 हो जाते हैं, तो a प्लस b बाई 2 आंसर हो जाता है अपना, तो मिड पॉइंट समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को। और ये जो एक्सटर्नल डिवीजन है ना, बीच में माइनस आता है, तो एक्सटर्नल डिवीजन में होता क्या है, मैं वो एक बार आपको समझा देता हूं। तो देखो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है अपने पास, एक्सटर्नल डिवीजन में जैसे ये अपने पास a हुआ और ये b हुआ, c पॉइंट कहीं बाहर रहता है, ये है c, तो ये a वेक्टर, ये है b वेक्टर और ये है c वेक्टर। तो a से c तक का m है, b से c तक का रेशो कितना है, n है, ठीक है। तो वही c वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू कितना, m इंटू c के अपोजिट में कितना है, b, तो m b वेक्टर माइनस n इंटू अपोजिट में a है, तो n a वेक्टर अपॉन m माइनस n। तो वैसे ही निकल के आया है, कुछ नया नहीं है इसमें। और यही वही यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होंगे, कहीं पे ओरिजिन जो भी होगा 0, 0, 0। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो 0, 0 के रेस्पेक्ट में अपन पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। वो स्पेशली क्वेश्चन में बोल भी सकता है कि पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लो, जैसा मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। अब देखो बात क्या है, जैसे हाँ अपन देखो a कोऑर्डिनेट क्या हुआ यहाँ पे 1, 2, 3 ले लो, b क्या हुआ 4, 5, 6 ले लो, है ना, 6 ले लिया, और जो रेशो है ना वो ले लिया अपन ने 1, 3, ये रेशो ले लिया। तो जो c की वैल्यू होगी ना, तो देखो कितनी होगी, यहाँ पे वेक्टर निकालेंगे ना, तो a वेक्टर कितना होगा, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ये x हुआ, a वेक्टर हुआ। b वेक्टर कितना होगा, सिमिलरली जब आप वेक्टर निकालोगे तो कितना 4i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 k कैप, है ना। मैं आपको बस बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब ये लिखता हुआ काफी आसान नजर आता है, पर देखो यहाँ पे अभी 3 पॉइंट आ गए ना, तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। तो बेसिक समझ लो क्या हुआ, ये a वेक्टर और b वेक्टर आ गया, रेशो मैंने दे दिया, रेशो कितना है m अपॉन n, 3:1 ले लिया, 1:3 कुछ भी ले लो, अपन तो बस एक्सप्लेन करना। अब c वेक्टर अपन को निकालना है, तो c वेक्टर कैसे निकालोगे, तो देखो इसमें भी वही x यूज होगा, y यूज होगा, z यूज होगा, वैसे का वैसा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, i कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 इंटू 3, है ना, मैंने 3:1 ले लिया है इंटरनल डिवीजन। तो देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा बना है, a b, ये c है, ये 3 है, ये 1 है, तो 1 इंटू 1, तो यहाँ पे 1 आएगा प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू इसका कितना है अपने पास 4, तो 3 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 3, तो ये i कैप के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं। समझ आए आपको क्या हुआ। सिमिलरली y के साथ करोगे तो
जे कैप के साथ सेम टू सेम करना है, जैसे अपन एक्स वाई जेड के साथ करते थे ना, वैसे यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप के साथ आपको करना है। तो 1 इंटू 2 होगा तो 2 प्लस 3 इंटू 5 होगा 15 अपॉन 1 प्लस 3 जे कैप, है ना। जे कैप नहीं लिखना हो तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करो, ब्रैकेट से नहीं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करो, इस टाइप से डायरेक्शन की वे में ऐसे एरो लगा के अपन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा भी वैसे के वैसे निकलेगा 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 6 18 अपॉन 4, बस आ गया। तो प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बता दिया कि हाँ अगर 3 पॉइंट दे दिए ना तो किस टाइप से आप मिड पॉइंट या फिर सेक्शन से आंसर निकालोगे। अब जैसा अपन ने कोऑर्डिनेट में पढ़ा हुआ था ना, ध्यान क्या रखना है, अगर उसने रेशो पूछ लिया, पॉइंट देके किस रेशो में डिवाइड करता है, तो रेशो के लिए हमेशा रेशो अपन कैसे सपोज करते थे, लैम्डा रेशो 1, लैम्डा रेशो 1 सपोज करके ही सॉल्व करना है। और जो बेसिक पॉइंट कोऑर्डिनेट में अपन ने बताए थे, लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इंटरनल डिवीजन होगा, वही सब कुछ सेम है। तो इंटरनल एक्सटर्नल मिड पॉइंट क्लियर है, इस पे अपन वापस से बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है उसको बनाने वाली लाइंस और उसके सामने वाली लाइन को जो उसको बनाने वाली लाइन है ना उससे बाइसेक्ट करता है, सॉरी उसके रेशो में डिवाइड करता है। देखो पढ़ देते हैं अपन, स्टेटमेंट क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन रेशो ऑफ लेंथ ऑफ द साइड, जो उस एंगल को बना रही है उन लेंथ के साइड में। तो देखो इसमें एक डायग्राम बना लेना, जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया ABC, A B और C। क्या बोल रहा है ये, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सपोज करो ये हुआ, है ना, एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा A/2, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा A/2। तो ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना, ये सामने वाली साइड को सेम रेशो में डिवाइड करता है जो साइड्स इस एंगल को बना रही है। तो ये B के यहाँ पे B आएगा, साइड की लेंथ कितनी है B, ये वाली साइड की लेंथ कितनी है C। तो यहाँ पे AB अपॉन AC, ये दोनों साइड इसको बना रही है, सामने वाले साइड जो है ना इसकी क्या है, सपोज करो ये D है, BD अपॉन DC, तो सेम रेशो में डिवाइड करेगा कितना, C अपॉन B, C अपॉन B। तो ये भी C होगा, ये भी रेशो क्या होगा, सेम होगा, C अपॉन B, है ना। तो रेशो सेम होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे रेशो में और एग्जैक्ट वैल्यू में काफी डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे 2/1 और 120/60, दोनों की वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बाकी रेशो दोनों का क्या है, सेम है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये वाली साइड बड़ी होगी, बाकी ये दोनों साइड है और ये क्या होगी, रेशो में होगी। तो ये पॉइंट भी अपना पुराना ही है, कोऑर्डिनेट वाला ही पॉइंट है, ये भी अपन ने देखा हुआ है पहले से। तो यहाँ पे जैसे ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को कौन सी साइड बना रही है, C और B, तो AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC इक्वल्स टू C अपॉन B होगा, पुराना पॉइंट है ये भी, तो इसको भी ध्यान रखना। वेक्टर में भी ऐसा कैसा अप्लाई हो रहा है, कुछ ज्यादा नहीं है। और ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया था ना, ऐसा कैसा डायग्राम आप इस पॉइंट के नीचे बना लेना ताकि आपको याद रहेगा क्या हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, अगर OG वेक्टर x i के प्लस y j के प्लस z k के होगा ना, तो OG का मॉडुलस कितना होता है, ये होता है। अब OG वेक्टर आया कैसे, तो देखो यहाँ पे कोई क्यूब बना के निकालते हैं ना, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से ही निकल के आया है ये, है ना। ये भी आपको क्या है, नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, तो इसको ध्यान से देखना। उसको समझाने से पहले यहाँ पे ये देख लो, ये जो बेसिक सेंट्रोइड है, तो ये A पॉइंट हुआ, ये B पॉइंट हुआ, C पॉइंट हुआ, A B C पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स जो हैं, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर शो कर रहे हैं। लेंथ ऑफ द साइड जो है, A के सामने वाली साइड A है, B के सामने वाली साइड स्मॉल b है, C के सामने वाला साइड स्मॉल c है। तो जो सेंट्रोइड की वैल्यू होगी A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन 3। वहां पे क्या करते थे 3D में, 11th की 3D में क्या किया था, x, y और z, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, वही तो किया था। यहाँ पे क्या करना है, x किससे रिप्लेस हो गया, i कैप से, y किससे रिप्लेस हो गया, j कैप से, k किससे रिप्लेस हो गया, k कैप से, z एक्सिस किससे रिप्लेस हो गई, k कैप से। तो सेम टू सेम है सेंट्रोइड का फॉर्मूला, इन सेंटर का फॉर्मूला भी सेम टू सेम है जैसा अपन ने वहां पे पढ़ा हुआ था, कुछ अलग नहीं है। I1 मतलब जो यहाँ पे है ना, इन सेंटर होता क्या है, 3 इंटीरियर एंगल्स का पॉइंट ऑफ, जहां पे तीनों के तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है तीनों इंटीरियर एंगल्स का, उसको अपन क्या बोलते थे, इंटरनल इन सेंटर आई बोलते थे।
अगर एक इंटीरियर एंगल हो, दो एक्सटीरियर एंगल हो ना, दो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, तो जहां पे मिलता था उसको अपन ने I1 बोला था, तो I1 के कोऑर्डिनेट अपन ने ऐसे निकाले थे। सिमिलरली I2 यहाँ पे होगा और I3 यहाँ कहीं पे होगा, उसके कोऑर्डिनेट भी अपन ने कैसे निकाले वो भी अपन ने देख लिया। ठीक है, तो ये सब पुराने पॉइंट हैं। ये बस देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ होगा, सेंट्रोइड यूज़ होगा और इन सेंटर यूज़ होगा, और ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता है। तो सेंट्रोइड ध्यान रखना और ये इन सेंटर ध्यान रखना, जो कि पहले से अपन को पता है, कोऑर्डिनेट अगर अपन ने पढ़ी हुई है तो। बाकी ये जो पुराना है, ये जो पार्ट है ना, ये पुराना पूरा पुराना ही है, कुछ नया नहीं है इसमें। बस यहाँ पे क्या है, x1 x2 x3 की जगह क्या आ गया है आपके पास, i कैप j कैप और k कैप आ गया है। बाकी इसको समझ लो कि ये x y z आता कैसे है, जैसे क्यूबिकल 3D में कुछ पॉइंट रखा हुआ हो तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से ही ये निकल के आता है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो अपन ने एक क्यूब बना लिया है यहाँ पे, जैसे देखो ये क्यूब हो गया, तो इधर अपने पास ये एक्स एक्सिस निकल गई, इसके साथ ये वाली जो इसकी एक्सिस है ये y है, और ये वाली जो एक्सिस है ये z एक्सिस को शो कर रही है। ठीक है, आई होप बेसिक आपको क्लियर हो गया क्या हुआ है यहाँ पे। अब देखो ये वाला जो है ना, यहाँ से लेके ये ओरिजिन है अपना 0,0,0 है ना, ज़्यादा बिगाड़ते नहीं है डायग्राम को। और ये वाली वेक्टर जो है ना r वेक्टर है। देखो ये जो मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूँ ना, ये कहीं पे यूज नहीं होगा, पर ये r वेक्टर जो है ना, इसकी वैल्यू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये आपकी ट्रायंगुलर लॉ से कैसे आई है, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो देखो ये अपने पास x एक्सिस है और ये अपने पास z एक्सिस है, तो ये यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा ना अपने पास, ये सपोज करो ये O हुआ, ये हुआ अपने पास G हुआ ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट जो है D है। अब देखो यहाँ पे ये देखो, जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, ये किसके इक्वल है, ये x i कैप के इक्वल है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये किसके इक्वल है, z एक्सिस है इधर, तो ये इक्वल है अपने पास z k कैप के इक्वल है। और ये y एक्सिस वाली जो डिस्टेंस है ना, किसके इक्वल है अपने पास, ये इक्वल है अपने पास y k कैप के इक्वल है, सॉरी j कैप के इक्वल है। ये तो क्लियर है। जो अपनी वेक्टर है, इसने ये वाला जो प्रोजेक्शन है ये x कैप के इक्वल है, ये वाला जो प्रोजेक्शन होगा ये z k कैप के इक्वल होगा, और ये वाला जो y एक्सिस का प्रोजेक्शन होगा y j कैप के इक्वल होगा। ये पूरी बात क्लियर है आपकी। अब देखो ये यहाँ पे ये x i कैप है और ये z k कैप है, तो यहाँ पे देखो ये इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, z k कैप को उठा के मैंने यहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये कितना है अपने पास z k कैप। तो यहाँ पे देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो मतलब इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो इधर निकलेगा, ये वाला किसका, इसका, और इसका रिजल्टेंट वो इधर ये वाला वेक्टर आया है OD वेक्टर। तो यहाँ पे जो OD वेक्टर होगा ना, ऑब्वियसली वो कितना आने वाला है, x i कैप प्लस y प्लस z k कैप प्लस z k कैप, यही आएगा। दो वेक्टर का एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन यूज किया अपन ने, सिंपल सा, समझ आया होगा आपको कौन कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने। तो अभी देखो ये वाला वेक्टर आ गया, OD वेक्टर की वैल्यू आ गई अब मेरे पास। अब मैं कौन सा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। ध्यान से देखो इधर, ये और ये कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OG और D, OGD की बात कर रहे हैं अपन अभी, OG और D। अब देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये और ये वाला दिख गया, ये मैंने डार्क भी कर दिया इसको। इसमें ये वाला वेक्टर कितना है, ये OD वेक्टर की वैल्यू है मेरे पास, वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये जो YJ वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसको मैंने शिफ्ट करके यहाँ पे लग दूंगा, बात तो एक ही है, वही उठ के इधर आ रहा है ये। तो ये वाला वेक्टर भी कितना है, ये वाला वेक्टर की वैल्यू भी कितनी है अपने पास, YK कैप YJ कैप, सॉरी। तो ये मैंने उठा के इधर ऐसा कैसा पैरेलल यहाँ पे रख दिया, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, YJ कैप। जैसे इसकी वैल्यू ZK कैप आई थी ना इधर, वैसे मैंने इसको पैरेलली उठा के इधर रख दिया, उसकी वैल्यू भी कितनी आई, YJ कैप। समझ आया आपको क्या हुआ, तो ये भी कितना है, YJ कैप। तो देखो यहाँ पे अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से क्या हो रहा है, जैसे ये ट्रायंगल बन रहा था अपना, ये देखो, तो ये OD वेक्टर ऐसा आया था, OD, ये G है, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, इसकी वैल्यू है x i कैप प्लस z k कैप, और इसकी वैल्यू कितनी आई, y
जे कैप, और इसकी डायरेक्शन कितनी है ऊपर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर है तो इसकी भी डायरेक्शन कितनी है ऊपर। अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से ये इधर आया ये इधर आया, तो ये अपने आप किधर आएगा, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, मतलब ये किसको शो कर रहा है, आर वेक्टर। ये तो है, इसी की तो वैल्यू अपन को बतानी है अभी, ये जो आर वेक्टर लिखा हुआ है। अब अपने आप आर वेक्टर कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वहां तक अपन ऐसे ही पहुंचे हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगा के ही पहुंचे हैं। देखो कहीं यूज नहीं होता है पॉइंट, ऐसा कुछ है भी नहीं कि ये पूछा जाएगा कोई इंपॉर्टेंट है, बट आपको बेसिक थोड़ा सा समझ आया होगा कि हाँ कहाँ से क्या हुआ। तो अभी ये जो अपन ने कुछ पॉइंट लिखे थे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको बात दिमाग में और अच्छे से जाएगी। तो अभी क्वेश्चंस पे चलते हैं। अभी देखो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट और है, क्या है, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे गिवन है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड। तो यहाँ पे हमेशा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर कोलिनियर होंगे। तो ये रिजल्ट है अपना कि सर ये रिजल्ट समझ नहीं आया, तो देखो समझने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे c वेक्टर जैसे सपोज करो यहाँ पे अपने पास ये a वेक्टर ये c वेक्टर और ये अपने पास b वेक्टर, इन दोनों के बीच में 3 और 2 का रेशो है ना, कोलिनियर ही है ना। ये c वेक्टर है यहाँ पे, ये a वेक्टर है और यहाँ पे ये b वेक्टर है। तो यहाँ पे c वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, देखो c वेक्टर इक्वल्स टू 3 इंटू b, 3b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर अपॉन 3 प्लस 2, ये तो होगा इंटरनल डिवीजन से। तो 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 5c वेक्टर है ना, ये इधर आया इक्वल्स टू 0 हो गया। तो देखो ये आ गया ना, मतलब ऐसा हो लेमडा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर माइनस लेमडा प्लस म्यू इंटू सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। यहाँ पे भी तो वैसा ही हो रहा है, z इक्वल्स टू क्या है x प्लस वाई, तो एग्जैक्टली ये लिखा हुआ क्या है, x ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस माइनस x प्लस वाई सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो अगर ऐसा कहीं पे आपको मिल गया ना, मतलब क्या है, ABC कोलिनियर होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। किस स्टेप से आया वो भी आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट रिजल्ट था अपना, ये भी इंपॉर्टेंट था, इस पे भी बेस्ट सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि कौन सा पेयर कोलिनियर है ना, इस टाइप का कुछ रिलेशन देके, तो अभी आप लोग कर सकते हो। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करो ये अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी और डी, कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, तो देखो या तो ये दोनों अपोजिट साइड्स होगी या फिर ये दोनों अपोजिट साइड्स होगी, है ना, ये तो होता है। ये तो आसपास वाली साइड्स होगी, आसपास वाली साइड्स को अपोजिट नहीं बोलते हैं ना, अपोजिट का मतलब तो ये दोनों हुई और ये दोनों हुई। अब आसपास वाली साइड्स को भी कुछ नाम से बोलते हैं, बाकी वो मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, सी से कुछ नाम है उसका, बाकी मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, वो चलो बाद में कभी यूज होगा तो देखेंगे। इफ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स, तो ये दोनों अपोजिट साइड्स होगी या फिर ये दोनों अपोजिट साइड्स होगी, दोनों में से कोई सी भी ले लो। सपोज करो अपन ने ये वाली ले लिया अपोजिट साइड, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये हुआ P और ये क्या हुआ Q। इफ मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो एक क्वाड्रिलेटरल्स की मैंने अपोजिट साइड ले ली और उसके मिड पॉइंट भी ले लिए, है ना। एंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, तो पहला डायगोनल ये रहा, दूसरा डायगोनल ये रहा। अब इनका भी मिड पॉइंट, तो देखो पहला मिड पॉइंट ये वाला ले लो, दूसरा मिड पॉइंट ये वाला ले लो, है ना, ताकि क्वाड्रिलेटरल तो बने। देन अब इन चारों मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, वो एक पैरेललोग्राम होगा, ये अपन को शो करना है। तो देखो ये पहले डायगोनल का मिड पॉइंट, नहीं ये पहले डायगोनल का मिड पॉइंट अपने पास यहाँ हुआ, है ना। दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट तो दूसरी जगह लेना पड़ेगा ना अपन को, सपोज करो यहाँ कहीं पे हुआ दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट। अब ऐसा हो नहीं रहा है कि सर ये मिड पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको, तो मिड पॉइंट तो यहीं कहीं पे होगा, पर वहां पे बनाएंगे तो फिर क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा, नहीं बन सकता ना। इस वजह से मैं इतनी दूर दूर ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, ये वाला, ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, ये अपन को प्रूफ करना है। अब ये पैरेललोग्राम जैसा कुछ लग भी नहीं रहा है ना, बाकी 4 साइड्स आपको दिख रही है इसकी। तो देखो अपन क्या लेते हैं, इसको P, इसको Q ले लो, इसको R ले लो, इसको S ले लो, ठीक है। समझ आया आपको क्या हुआ।
अब ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है, डी का पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर है। तो यहाँ पे जो आर है सी और बी का मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। पी वेक्टर, पी जो पॉइंट है इसका वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके वेक्टर डी है और ये ए है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी देखा था। ये वाला जो पॉइंट है ये D और B का मिड पॉइंट है, तो ये जो Q है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे D वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आता है अपन को। और ये जो S है ना ये C और A का मिड पॉइंट है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ A वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन 2। ठीक है, तो PQRS में ये PQRS अभी अपन पैरेललोग्राम जैसा बना देते हैं इसको, PQRS। P जो है P के A प्लस डी अपॉन 2, Q जो है B प्लस डी अपॉन 2, R जो है C प्लस बी अपॉन 2, और जो S है वो कितना है A प्लस सी अपॉन 2, है ना, वेक्टर साथ में आएगा। अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होनी चाहिए और वो सेम लेंथ की भी होनी चाहिए, तभी तो पैरेललोग्राम प्रूफ होगा। तो यहाँ पे PQ को देखो, PQ कैसे निकालोगे आप, Q माइनस P, ऐसे तो निकालते हैं, जो लेंथ होगी तो अपन ऐसे निकालेंगे। तो PQ कितना होगा Q माइनस P, Q माइनस P करोगे तो देखो कितना हुआ B वेक्टर प्लस D वेक्टर अपॉन 2 माइनस A वेक्टर प्लस D वेक्टर अपॉन 2, तो ये कितना निकल के आएगा, देखो D/2 से D/2 कैंसिल आउट हुआ, ये आएगा B माइनस A अपॉन 2, क्या आया ये PQ। सिमिलरली इसके अपोजिट साइड वाली SR निकालो, SR, तो SR वेक्टर कितनी हो जाएगी R माइनस S, ऐसे करके निकालेंगे। R कितना है C प्लस B/2 और R कितना है C प्लस B/2, S कितना है अपने पास A प्लस C अपॉन 2। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे C से C कैंसिल आउट होगा, ये भी कितना आएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर अपॉन 2। ठीक है, ये आया अपने पास PQ और ये कितना आया SR। अब देखो दोनों की वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है B माइनस A/2, यहाँ पे भी कितना आ रहा है B माइनस A/2, तो जो PQ है का मॉडुलस इक्वल्स टू SR के मॉडुलस के इक्वल होगा, दिख ही रहा है वो आपको, है ना। दोनों का जो लेंथ होगा मॉडुलस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है B वेक्टर माइनस A वेक्टर, मतलब दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, मतलब पैरेलल है दोनों। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा किस में होता है, अपना पैरेललोग्राम में ही होता है। तो ये जो है ना अपोजिट साइड सेम है, लेंथ सेम है और पैरेलल है। इसी टाइप से आप QR और PS के लिए प्रूफ करना, तो ये दोनों की भी लेंथ कितनी आएगी, सेम आएगी, और वो दोनों पैरेलल भी निकल के आएगी, क्योंकि देखो अगर वैल्यू सेम है तो पैरेलल भी तो होगी ना। डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे भी B माइनस A, वहां पे भी क्या है B माइनस A। तो ऐसा किस में होता है, पैरेललोग्राम में ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना वो क्या होगा, तो अपना आंसर क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा।